इतनी छोटी उम्र में आपने इतना क्रिएटिव काम किया, आपने अपनी किताब भी लिखी, आप कंटेंट क्रिएटर भी हैं, राइटर भी हैं, फ़िलोसोफ़र भी हैं। तो ये इतना वर्सेटाइल किस्म की डोमेन में काम करने का ख़्याल आपके दिमाग में कैसे आया? लाइफ इज़ अबाउट फ़िलासफ़ी, ठीक है। और हर बंदा अपनी फ़िलासफ़ी पर लाइफ बेस कर रहा होता है। ज़रूरी नहीं है कि फ़िलासफ़ी वही होती है जो किताबों में लिखी जाए या कोई ख़ास बंदा बात करे। हर बंदा अपनी लाइफ उस पर फ़िलासफ़ी पे ही बेस कर रहा होता है। फ़िलासफ़ी ये है कि एज़ वी ऑल नो 2020 हर बंदा से कह रहा है अनसर्टन ही है। पेंडेमिक हो गया है, लॉकडाउन हो गया है, ठीक है ना, बड़े हादसात हो रहे हैं, कम्युनिटी वाइज इंडिविजुअली लोग मुश्किल में अनसर्टन ईयर कहा जा रहा है। लेकिन अनसर्टनिटी जो है वो 2020 से बहुत पहले की आई हुई है। वैलिडेशन बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। हम लोग उसको वो कर देते हैं, तर्क कर देते हैं, तजदीद करना किसी की, ठीक है, बड़ी ज़रूरी होती है ज़िंदगी में। इवन हम अल्लाह को भी तजदीद करते हैं, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला 5 दफ़ा दिन में कहते हैं। हम बिस्मिल्लाह में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, तजदीद है। हर रिलेशनशिप में तजदीद बड़ी ज़रूरी होती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो एक कंटेंट क्रिएटर हैं, एक राइटर हैं और एक ऑथर हैं। और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने अपनी एक किताब लिखी है, द सर्टेन इन अनसर्टेन, और ये बहुत मकबूल हो चुकी है। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि इनकी फ़िलॉसफ़ी क्या है और उन्होंने ये किताब क्यों लिखी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद बिलाल अली साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इतनी छोटी उम्र में आपने इतना क्रिएटिव काम किया, आपने अपनी किताब भी लिखी, आप कंटेंट क्रिएटर भी हैं, राइटर भी हैं, फ़िलोसोफ़र भी हैं, और आपने इसके साथ साथ लाइफ की फ़िलोसफ़ी को स्टडी किया और रिलेशनशिप्स तक पे आपने लिखा। तो ये इतना वर्सेटाइल किस्म की डोमेन में काम करने का ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया? थैंक यू फॉर हैविंग मी, ठीक है। सुनो, मैं जहाँ तक बात है कहाँ से शुरू किया, शुरू ये है कि आई एम इनटू फिलॉसफी, एज यू नो, आपने खुद बात की है। और लाइफ इज़ अबाउट फिलॉसफी, ठीक है। और हर बंदा अपनी फिलॉसफी में लाइफ बेस कर रहा होता है। ज़रूरी नहीं है कि फिलॉसफी वही होती है जो किताबों में लिखी जाए या कोई ख़ास बंदा बात करे। हर बंदा अपनी लाइफ उस पर फिलॉसफी पे ही बेस कर रहा होता है। चाहे वो स्मोकर्स फिलॉसफी हो, या फिर क्या कहते हैं बिजनेसमैन फिलॉसफी हो, या एम्प्लॉय फिलॉसफी हो, या मैनेजमेंट फिलॉसफी हो, स्टूडेंट फिलॉसफी हो। हर लाइफ इज़ अबाउट फिलॉसफी। फिलॉसफी इज़ अ सेट ऑफ बिलीफ्स जो हर बंदा कमोबेश करता है। सर मुझे आप ये बताइएगा कि जो लोग मल्टी डायमेंशनल होते हैं और बहुत सारे काम करते हैं, जैसे आपने अपनी ज़िंदगी में किए, अच्छा, ऐसे लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है, बहुत मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। तो आपकी ज़िंदगी में क्या क्या मुश्किलात आई? सबसे सबसे बड़ी मेरे ख्याल से प्रॉब्लम यही आती है कि लोग हमको सीरियसली नहीं लेते हैं। लोगों को लगता है कि ना शुगर लगा रहा है, कभी यहाँ पे, कभी वहाँ पे, कभी वहाँ पे। कोई एक जगह में से काम नहीं है, कोई एक चीज़ आती नहीं इसको। जिस तरह होता है, मुंबई लोग होते हैं, वो एक जगह पे काम कर रहे होते हैं। भाई मैं फलाना बैंक का फलाना मैनेजर हूँ, मैं फलानी जगह पे ये काम कर रहा हूँ, तो उसके लिए एक डेजिग्नेशन बन जाती है। ऐसे मेरा कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, ठीक है। मैं वैसे तो स्टूडेंट हूँ, लेकिन देन अगेन उसके अलावा भी फ्यू से कंटेंट क्रिएटर भी है, पॉडकास्टर भी है, ऑथर भी है। तो पीपल आर लाइक कि भाई क्या मतलब करना क्या चाहते हो, यू नो, ऐसा। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपने एक बहुत अच्छी किताब लिखी, द सर्टेन इन द अनसर्टेन। जी, इसके बारे में आप थोड़ा सा नाजरीन को बताइए कि इसके पीछे क्या फ़िलॉसफी थी, क्या विज़न था जिसके चलते आपने इस किताब को लिखने के बारे में सोचा? फ़िलॉसफी ये है कि एज़ वी ऑल नो 2020, ठीक है, हर बंदा से कह रहा था अनसर्टन ईयर। पेंडेमिक हो गया है, लॉकडाउन हो गया है, ठीक है ना, बड़े हादसात हो रहे हैं, कम्युनिटी वाइज इंडिविजुअली लोग मुश्किल में अनसर्टन ईयर कहा जा रहा है। लेकिन अनसर्टनिटी जो है वो 2020 से बहुत पहले की आई हुई है, ठीक है ना। अनसर्टनिटी विद इन अस एंड अराउंड अस इज बीन देयर फॉर वेरी लॉन्ग। तो उसी अनसर्टनिटी को, चाहे वो अनसर्टनिटी रिलेशनशिप्स में हो, ठीक है। अनसर्टनिटी क्या होती है? ऐसी चीज़ जो सर्टन नहीं है, जो स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, जो कॉन्स्टेंट नहीं है, अचानक हो जाए। हाँ, अचानक हो जाए। तो अनसर्टनिटी रिलेशनशिप्स में, अनसर्टनिटी मेंटल हेल्थ में, इमोशनली, अनसर्टनिटी स्पिरिचुअल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, इस तरह। तो उन सारे अनसर्टनिटीज़ को और एक स्पेसिफिक टॉपिक को पकड़ के उसको डाइवर्स ओपिनियन दिया बहुत।
सर मैंने आपकी बुक द सर्टेन इन अनसर्टेन देखी है। अच्छा। उसमें आपने मुख्तलिफ टॉपिक्स पे गुफ्तगू की है। जी। ख़ास तौर पे मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो लोग रिलेशनशिप्स में होते हैं, किसी भी किस्म का रिलेशनशिप, चाहे वो आपका अपने पेरेंट्स के साथ है या दोस्तों के साथ है, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? एक्सपेक्टेशन होती है या हम किसी की जो है उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर रहे होते? क्या वजह होती है कि रिलेशनशिप्स ठीक तरह से नहीं चल पाते? कम्युनिकेशन, वैलिडेशन, ठीक है, वैलिडेशन बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। हम लोग उसको वो कर देते हैं, तर्क कर देते हैं। वैलिडेशन किसी को ना वैलिडेट करना, अप्रिशिएट करना, क्या कहते हैं, तजदीद करना किसी की, ठीक है, बड़ी ज़रूरी होती है ज़िंदगी में। इवन हम अल्लाह को भी तजदीद करते हैं, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला 5 दफ़ा दिन में कहते हैं। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीफ पढ़ते हैं, तजदीद है। हर रिलेशनशिप में तजदीद बड़ी ज़रूरी होती है, ठीक है ना। तो हम लोग नहीं करते तजदीद, चाहे वो माँ से कभी माँ को मिलेगा बड़ी माशाल्लाह नेमत है, ठीक है ना, अपना बड़ी खूबसूरत लग रही है, कुछ भी ऐसा नहीं, हम लोग तजदीद वो नहीं करते, वैलिडेशन नहीं करते, देते। दूसरी बात है कम्युनिकेशन नहीं करते, ठीक है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले को खुद समझ आ जाएगी। हालांकि भाई वो क्या है, ठीक है ना, बातें ज़रूर बनी हुई है कि माँ को समझ आ जाती है, लेकिन मेटाफोरिकली है वो, ये नहीं कि लिटरली हर बात तो तुम्हारी समझ आ जाएगी। तो हम कम्युनिकेशन नहीं करते, एक्सपेक्ट करते हैं अगले को खुद समझ आ जाए, या फिर अगला मुझे अंडरस्टैंड करे, हम लगे उसको बताया नहीं है क्या है मसला बताया नहीं, लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई हमें अंडरस्टैंड करे। तो ये मेरे ख्याल से 2-3 सबसे बड़े वजह ये है। एक तो हम लिसन नहीं करते, मैंने बुक में वर्ड यूज़ किया है, फ्रेज यूज़ किया है, उसमें लिखा है टॉक टू हेयर। बात तब करो जब सुनना चाह रहे हो, ठीक है ना, बात करो सुनने के लिए। समझ आइए, बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। हम लोग बात तो कर जाते हैं, हम लोग बातें करते भी हैं, लेकिन अब सुनते नहीं है, और सुन ले तो फिर भी मानते नहीं है। मतलब सुन लिया है, हमने सुन लिया है, सेंस यूज़ हो गई है, लेकिन वो उतरा नहीं है, ठीक है ना, गले की बात नहीं, रिजेक्ट ही कर दी है, एक ना फिलॉसफी बनाई हुई रिजेक्ट। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हम पहले तो पेशेंटली लिसनिंग की आदत डालें और फिर उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ऐसा ये अब आपने बात की है कि कोच है, लाइफ कोच है, तो लाइफ कोचिंग सबसे बड़ा मेरे लिहाज से जो चीज़ काम करती है वो लिसनिंग है। मैं सिर्फ अगला बोलता रहता है, सुनता हूँ, उसी ज़्यादा काम होता है उसको अच्छा महसूस होता है कि मेरे को सुन रहा है, मेरे को सुनता भी है मेरी ना। तो लिसनिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। लिसनिंग, कम्युनिकेशन, वैलिडेशन मेरे लिहाज से ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और तीनों चीज़ें ही हम बड़ी वो रद्द कर देते हैं। सर आप कंटेंट क्रिएटर भी हैं जी, और आप फ़िलॉसफी को भी बहुत करीब से देखते हैं जी। मुझे ये बताइएगा कि ज़िंदगी को आप कैसे लेते हैं? ज़िंदगी मेरी नज़र में एक सेट ऑफ बिलीव्स पे आप एक मंजिल तय कर रहे होते हो अपनी मुख्तसर थी, जिसका आपको पता ही नहीं कितनी है, मतलब तय कर रहे होते हो, ठीक है। इस तरह है कि आप एक पेपर और एक कलम पे लिख रहे हो, आपको पता नहीं कितनी है। कलम आप खुद हो और लिख भी आप खुद रहे हो, लिखी गई है, मतलब ये पेपर आपने मुझे दिया है, ये नहीं पता पहले कितना दिया ये दिया, मतलब कुछ चीज़ों पे तकदीर है। इस तरह ये नहीं मुझे, ये मेरे पास चॉइस नहीं है कि मैं किसके बेटा बनूँ, किसका औलाद हूँ, ठीक है ना, कब पैदा हूँ कब मरूँ, इस चीज़ से मेरा इख्तियार नहीं है। लेकिन आपने मुझे ये यहाँ से दे दी है, उसके बाद मैं ही कलम हूँ और मेरे ही पेपर है, लेकिन इंक आपकी है, ठीक है ना, इंक ख़त्म हो गई तो मैं भी ख़त्म हो जाऊँगा। तो उसी जो चंद आपके पास जगह है, जो मुख्तसर वक्त है, उसमें आप अपना मार्क छोड़ जाओ। ये है ज़िंदगी। अब वो मार्क दूसरी ज़िंदगी के लिए हो सकता है, स्पिरिचुअली हो सकता है, मेंटली हो सकता है, ठीक है ना, बिजनेस करके हो सकता है, इन व्हाटएवर वे यू वांट टू टारगेट। सर मुझे ये बताएं, आप स्पिरिचुअलिटी को कैसे देखते हैं? स्पिरिचुअलिटी क्या कहते हैं, बड़ी डाइवर्स है। हर बंदे की स्पिरिचुअलिटी अपनी होती है। कुछ लोग मेडिटेशन को स्पिरिचुअलिटी समझते हैं, कुछ लोग मज़हब को स्पिरिचुअलिटी समझते हैं, ठीक है। उस तरह स्पिरिचुअलिटी का भी एक बड़ा फ़लसफ़ा है जो हर बंदे के लिए फ़र्क होता है। मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी ये है कि जब रूह को आप दुनिया से फ़र्क करना पहचान लो, वो स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है। जब रूह को आप दुनिया के लालच और नफ्स से पाक करना पहचान लो, पाक हो ही सकता, ठीक है ना, मतलब वो नहीं है, फरिश्ते नहीं है, लेकिन उसकी जब तर्ज पे जाते हो ना, उसकी आप स्ट्रगल करते हो उसके लिए, तो ये स्पिरिचुअल है। और जब वो स्ट्रगल करो तो उसमें वो होती है, पीस होती है, सुकून होता है, वो सुकून उसका होता है, स्पिरिचुअल सुकून होता है। अच्छा, आपकी ज़िंदगी में वो कौन लोग थे जो आपकी इंस्पायरेशन रहे, या जिनको देख के आपने सोचा कि यार ये लोग इस डोमेन में काम कर रहे हैं, या इस डोमेन में कोई काम नहीं कर रहा इसलिए मुझे करना चाहिए, मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहिए? तो आपकी इंस्पायरेशन कौन लोग थे? इंस्पायरेशन एज इन इस डोमेन में मेरी कोई नहीं है, ठीक है ना, मतलब लोग हैं इनको मैं देखता हूँ, फॉलो करता हूँ, लेकिन जो होते हैं ना इंस्पायरेशन, झूठी बात नहीं करनी मैंने, ठीक है।
तो इंस्पायरेशन कि भाई ऐसा बंदा किसी में नहीं आया, लेकिन मेरे एक है नाना जान थे, ठीक है, जो कि मुर्शद भी है मेरे, ठीक है, मतलब फॉर्मली, लेकिन वो तो नाना जान से क्या कहते हैं, अपनी जवेद नाम है उनका, जवेद अली शेख, उनसे वफात हो गई भी है। उनसे मैंने बड़ी इंस्पिरेशन ली है, और वो ऐसे बंदे हैं, ऐसे शख्सियत रहे हुए मेरी ज़िंदगी में जिन्होंने वफात के बाद भी ज़्यादा सिखाया है वफात से पहले, ठीक है ना, मतलब अपनी ज़िंदगी में उतना ही सिखाया जितना वफात के बाद मुझे सिखाया है। अब वो ख्वाब के थ्रू हो या फिर क्या अपने काम के थ्रू हो, वो जो वो अपनी ज़िंदगी में काम करके गए हैं उससे आपने सीखा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कासिम अली शाह साहब को आप सुनते होंगे, उनके बारे में आप क्या राय देना चाहेंगे? कासिम अली शाह साहब के बारे में जब लफ्ज़ आता है ना पाकिस्तान में मोटिवेशनल स्पीकिंग, ये बात लफ्ज़ आता है मोटिवेशनल स्पीकिंग, तो एक ही लफ्ज़ आते हैं, सब एक ही शख्सियत ज़हन में आती है, वो कासिम अली शाह है, विच इज़ ऑनर इन इटसेल्फ कि पूरी एक इतनी बड़ी डोमेन को एक बंदे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है ना, अल्लाह मेरा अल्लाह से। अच्छा, मुझे आखिरी जो मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो लोग मायूस हैं अपनी ज़िंदगी में किसी भी वजह से, सही है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मायूस है, मायूसी जो है क्या कहते हैं उसको, उसका बाय प्रोडक्ट है, एक्सपेक्टेशन का बाय प्रोडक्ट है। अच्छा, हाँ, एक्सपेक्टेशन जब आप जो होती है और जब उस पर आप पूरा नहीं उतरते, चाहे वो किसी सेंस में भी हो, ठीक है, तब आपको मायूसी साबित होती है। आपने एक्सपेक्ट किया कि भाई मैंने यूट्यूब चैनल लाया है, 3 वीडियोस के बाद मैं क्या कहते हैं उसको बिलियन व्यूज आ जाएंगे, नहीं आए, मायूसी हो गई। ठीक है, आपने कोशिश की भाई मैं इंटरव्यू में जा लिया हूँ, इंटरव्यू में नहीं लगा, मायूसी हो गई। ठीक है, आपने किसी से दोस्ती करने की कोशिश की हो, दोस्ती नहीं हुई, मायूसी हो गई। इस तरह मायूसी होती है जब आप एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतर पाते अपनी। तो इसका सिंपल मैं को सोल्यूशन दे दी है बात भी, एक्सपेक्टेशन अब ये नहीं कि भाई एक्सपेक्टेशन खत्म कर दो, क्योंकि ज़रूरी होती है। अगर एक्सपेक्ट नहीं करोगे तो गोल नहीं पहुँच होगा, मैं क्या चेस करोगे, आपका गोल होता है, एक्सपेक्टेशन आपकी गोल है, ठीक है ना। अगर आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया तो पता ही नहीं क्या किसके पीछे जा रहा हूँ, आपको पता ही नहीं मैं किस चीज़ के पीछे भाग रहा हूँ। ये जस्ट के गोल को हम ना टाइम से तोल देते हैं, गोल को टाइम से तोल देते हैं। वो मसला आता है कि गोल होना चाहिए, लेकिन एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, लेकिन टाइम नहीं होनी चाहिए कि भाई इतने वक्त में हो जाए। क्या मतलब 30 साल बाद हो, क्या मतलब 2 दिन बाद हो जाए। सब्र, हाँ सब्र, पेशेंस बहुत ज़रूरी है उसके लिए। और कभी भी ना अपने ड्रीम को या फिर अपने एक्सपेक्टेशन को टाइम से नहीं तोड़ना, ठीक है। और हार्ड वर्क कहते हैं ज़रूरी होती है, हार्ड वर्क और लोग स्मार्ट वर्क में बड़ा वो कर लेते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। लेकिन आप हार्ड वर्क है ही स्मार्ट वर्क का दूसरा नाम, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि लालच और ख्वाहिश में क्या फ़र्क है? लालच और ख्वाहिश में क्या फ़र्क है? लालच इंसान की क्या कहते हैं उसको फितरत है, और ख्वाहिश इंसान की ज़रूरत है। ख्वाहिश ना हो ना, अगर हमारी जन्नत की ख्वाहिश ना हो तो हम ज़िंदगी में नमाज ही ना पढ़ें, अगर हमारे पैसे की ख्वाहिश ना हो तो हम काम ना करें, ठीक है। ख्वाहिश इंसान की वो ज़रूरत है और वो उसकी फितरत है। लालच उसकी फितरत अल्लाह ने बनाया, लालच जी उसको। तो फिर अल्लाह कुरान में लालच दिया है इंसान को, मैं तुम्हारे लिए ये चीज़ें दी हुई हैं, मैं तुम्हारे लिए ये चीज़ें दी जन्नत में, ताकि बंदा लालच के पीछे जन्नत आ जाए। समझ आई बात की? तो लालच फितरत है और ख्वाहिश ज़रूरत है, ठीक है। ख्वाहिश ऐसा ज़रूरत है, ख्वाहिश आपका ख्वाब है एक तरह का, ठीक है ना। एक ख्वाब एक ऐसा चीज़ का फोकस कर रहे हो, डिपेंड करता है आपकी ज़िंदगी की फिलॉसफी में। हम लोग मुसलमान हैं, ठीक है ना, हम लोग को रुकन है आखिरत, तो हम लोग को दरमियाना रखना पड़ता है रास्ता, कि दुनिया में घुसो लेकिन ज़्यादा ना घुसो, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा इसका ना हो ये वो गोल, उसके लिए ख्वाहिश क्या है? बड़ी गाड़ी, हर साल नई गाड़ी, हर साल ज़्यादा पैसे कमाना, ठीक है। और उस ख्वाहिश से ग्रो कर रहा है वो, उस सेंस में देखा जाए तो ग्रो ही कर रहा है वो, ये नहीं कि वो ख़राब हो रहा है। दूसरी सेंस में देखा जाए भाई बेशक जन्नत में नहीं जाएगा, ठीक है, वो भी हमारी सेंस है, उसके लिए आखिर तो जाएगा ही जाएगा। जन्नत नहीं जाएगा तो भाई दुनिया में होगा उसके लिए, ठीक है, आखिरत होगी नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती होगी इस तरह से। तो ख्वाहिश बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल है ज़िंदगी के ना इंसान की ग्रोथ के लिए। अगर ख्वाहिश नहीं होगी तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा, लेकिन अब ख्वाहिश जरूर ये नहीं है कि दुनियावी ख्वाहिश वो भी हो सकती है, दीनी ख्वाहिश भी हो सकती है। ख्वाहिश हो कि मैं अल्लाह से रोज़ करीब आऊँ, ठीक है, उसकी वजह से आप दुनिया तर्क कर दोगे, लेकिन ख्वाहिश की बनी भी रहेगी, ठीक है, बस अलग उसमें चली जाएगी सेंस में। तो ख्वाहिश ज़रूरत है और लालच फितरत है। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल अली साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि ये इंटरव्यू आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित हुआ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।